हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव फ्रॉम मैथ्स फिलिटी। ये वाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये NTA टेस्ट 1 जो है उसमें ये क्वेश्चन आया है, इफ़ 5 द पावर 97 इज़ डिवाइडेड बाय 52 देन द रिमाइंडर ऑब्टेन इज। तो मैं 5 द पावर 97 को, तो ये बायनोमियल की एप्लीकेशंस हैं, तो मैंने आपको एक रिज़ल्ट कराया था। तो लेट मी रिकॉल द रिज़ल्ट। पहले मैं एक बार रिजल्ट रिकॉल करा दूं कि अल्फ़ा प्लस बीटा गामा दी पावर n, जिसमें हमने कहा था कि अल्फ़ा बीटा गामा तो इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, तो ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इनमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो अगर हम इस फैक्टर को बीटा से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा जो हम अल्फा दी पावर n को बीटा से डिवाइड करके लाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट था। अब अगर हम इसमें 5 की डिफरेंट पावर्स देखें तो 5 द स्क्वायर 25 जो 52 से छोटा है, क्योंकि मैं 52 से, तो 5 द क्यूब इज 125। और 125 को मैं अगर 52 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर या तो 21 आएगा, यहाँ अगर हम यहाँ 3 ले लें तो भी 31 रिमाइंडर आएगा, जो बीच बिचाले का एक काम है, तो एडवांटेजेस नहीं है। हम हमेशा कोशिश करेंगे रिमाइंडर जितना छोटा है और 1 आ जाए तो बात ही कुछ और है। तो 5 की अगली पावर है 5 दी पावर 4, 5 दी पावर 4 625 है। तो लेट अस ट्राई दैट नंबर, बस लास्ट ट्राई है, एक अद्धा चलो हो सका तो और कर लेंगे। तो मैंने 625 को 52 से डिवाइड करा, तो ये बनी बात, तो रिमाइंडर 1 आ गया। 625 का मतलब है जो 5 की पावर है वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो अगली ऑब्स्टेकल ये आ गई कि 5 दी पावर 97 है, तो 5 दी पावर 97 जो है 5 की मल्टीपल नहीं है, तो इसे मैंने लिखा 5 इंटू, और 5 दी पावर जो 97 है 4 की मल्टीपल नहीं, मुझे ये कहना था, तो मैंने इसे लिखा 5 दी पावर 96। तो इसे मैं लिखा 5 दी पावर 4 दी पावर 24। ये आ गया 5 इंटू 1 प्लस 52 इंटू 12 प्लस 1। तो मैं यहाँ से रिमाइंडर निकाल लें, तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ रिमाइंडर में तो 5 को 52 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। अब इसमें ये रिजल्ट लगेगा, अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो जो आएगा 1 दी पावर n यानी कि 24 आएगा, जो डिवाइड बाय 52, तो इसे 52 से डिवाइड करें और 5 52 से छोटा हो गया तो हमारा रिमाइंडर फाइनली 5 ही आएगा, यानी कि व्हाट द राइट आंसर, बी पार्ट। तो ये NTA पेपर 2 में एक बायनोमियल का और क्वेश्चन है, तो वो भी हम ले रहे हैं। कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x दी पावर n इन द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। तो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन नाउ। तो अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पॉलिनोमियल ये डिग्री की है, मतलब n डिग्री की है, तो सम ऑफ जीरोस टेकन 1 एट ए टाइम, एक एक लेके, किसके बराबर है, -a1 बाय a0। मतलब अगर हम एक एक, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अगर इसके जीरोज हैं, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टिल अल्फ़ा n इसके जीरोज हैं, तो एक एक का सम लेके किसके बराबर होंगे, -a1, मतलब दिस सेकेंड टर्म विद द माइनस साइन डिवाइड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। अच्छा, अगर दो ले लो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन, बहुत सारे केसेस होंगे, तो नहीं, दो का जितने भी पेयर होंगे वो किसके होंगे, अगले वाला, तो इससे अगले वाला, तो a2 बाय a0
और फिर माइनस के बाद प्लस है, तो अब 3 ले लोगे, 3 हो गए, जितने भी केसेस बनेंगे वो फिर एज पर द डिग्री हम देख लेंगे। तो वो किसके बराबर होगा, -a3/a0 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में कंसेप्ट लगने वाला है पहले शुरुआती दौर में, तो वो है। अब यहाँ पे हमें पहले ये गिनना था कि इसके कितने, ये पॉलिनोमियल के कुल कितने फैक्टर हैं। दिस पॉलिनोमियल हैज हाउ मेनी फैक्टर्स, तो मुझे ये गिनना था कि इसमें कितने फैक्टर हैं। तो ये 1 2 3 बैक टू बैक n तक, तो n और ये 0, तो मतलब कुल मिला के ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये n+1 फैक्टर है। तो मतलब अगर मैं इसको p ऑफ x के इक्वल रख दूं तो ये हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो n+1 है, मतलब इसके n+1 फैक्टर है, तो इसकी n+1 डिग्री। अब तुम मुझसे मांग क्या रहे हो, x⁴n का कोफिशिएंट। x⁴n का मतलब हो गया ये वाला का, ये वाला मतलब इससे अगली वाली टर्म का कोफिशिएंट, यानी कि अब इसके जीरोस कौन हो गए, जीरोस आर, वो भी लिख ले, तो जीरोस आर इस फैक्टर को, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में गिवन है तो इसके जीरोस हो गए। अगर मैं इसको उठा के इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पहला, -2n+1c0 -2n+1c1 -2n+1c2 सो ऑन। लास्ट आ गया -2n+1cn, तो ये इसके जीरोस हो जाएंगे। नाउ अब तुम मुझसे मांग क्या रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ x⁴n, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x⁴n यानी कि a1 मांग रहे हो, a1 ये, क्योंकि इसकी डिग्री n+1 है, तो तो इसकी हाईएस्ट डिग्री n+1 होगी, तो उससे अगली डिग्री x⁴n होगी। तो अगर मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखूंगा तो वो कुछ a0, क्योंकि हर एक में x का कोफिशिएंट 1 है तो a0 1 है, 1 x⁴n+1 प्लस a1, तो ये मांगा जा रहा है, ये मांगा जा रहा है प्लस a1। अच्छा, a1 किसके बराबर होगा, क्योंकि a1 किसके बराबर होगा, क्योंकि a0 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि हर एक बार x का कोफिशिएंट 1 है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो इस समय ये किसके बराबर होगा, a1। अगर ये मैं माइनस उधर फ्लिप कर दूं तो a1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सम ऑफ ऑल जीरोस, यानी कि इन सब का सम विद माइनस साइन। तो ये माइनस साइन बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो a1 किसके बराबर होगा, 2n+1c0। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन के इस स्टेज तक उन्होंने हमारे से बेसिकली कंसेप्ट यूज करवाया है पॉलिनोमियल्स का। अब इससे आगे हम बायनोमियल के कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो अब a1 लाने के लिए मुझे ये याद करना होगा कि सम ऑफ ऑल, तो 2n की सीरीज के जितने भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका सम टू द पावर जो अपर फिक्स है, यानी कि 2n+1 होगा। पर अब हमसे तो ये मांगा गया, अच्छा इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 0 से लेके 2n+1 तक, मतलब 2n+1 + 0 मतलब 1, 2n+2 टर्म मतलब इवन टर्म्स। अब इसमें बाइफर्केशन क्या होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो अब वेयर शुड आई वर्क, आई शुड कम हेयर। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये ट्वाइस 2n+1c0, अगला ट्वाइस, तो 2 बाहर रखते जाते हैं। तो लास्ट डेड एंड क्या होगा, इस तरफ से जो लास्ट टर्म होगी इधर से और इधर से, वो इधर से जो लास्ट होगी वो ये होगी, पड़ी है, यानी कि 2n+1cn इस तरफ फॉरवर्ड से लास्ट टर्म होगी, या बायनोमियल कोफिशिएंट होगा, जो भी तुम बोल दो, और उधर से लास्ट होगी ये, और ये दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, तो वो कंप्लीटली 2n+1cn हो जाएगा, जो टू द पावर 2n+1 है। तो ये 2 अगर नीचे ले जाओगे, तो अगर ये 2 नीचे जाएगा तो आंसर कैसे बनेगा,
2n + 1/2, तो ये 2n हो जाएगा, विच मेंट बाय कि हमारा d पार्ट आंसर हो जाएगा। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन वी बीन टेकिंग नाउ। तो कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसमें अब कॉन्सेप्ट क्या लगना है वो डिस्कस करते हैं। तो ये अगर हमारी बाइनोमियल है जिसमें एक नॉन लीनियर फैक्टर हो, वो भी इन वन वेरिएबल, और वो भी यही फॉर्म, तो अगर तुम्हें इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x⁴m निकालना है तो वो कौन सी टर्म देगी, उसका r जो है ऐसे पिक कर लो, np - m/p + q। तो यहाँ से r आएगा, फिर तुम tr+1 टर्म निकाल लो। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी को फिट बैठ रहा है। तो ये x⁻² √3 नीचे, √3 ऊपर, तो x² 10। अब इस बाइनोमियल में मुझे x⁻0 चाहिए। ये कैसे पता लगा? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अच्छा, फिर अब आपने क्या करा, r निकालना। क्या होगा r? n। n क्या है यहाँ पे? 10। n क्या होता है? ये पावर। p होता है ये। p क्या है यहाँ पे? ½। अच्छा, q क्या है यहाँ पे? 2। np -m क्या है ये? ओवर p + q, ½ + 2। तो ये 5/5/2 आ गया, यानी कि 2 आ गया। इससे मतलब थर्ड टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, उसका भी मुझे निकालना क्या है? कोएफिशिएंट। वैसे भी कोएफिशिएंट ही रह जाना अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो फिर भी उसने लिख भी दिया, टर्म भी कह देता तो भी वही आंसर था, कोएफिशिएंट भी कह दिया तो भी वही आंसर है। तो अब वो होगा 10c2 √x/3 होल अंडर द पावर 8, एंड देन दिस √3/x² द होल पावर 2। तो 10c2 मतलब 10 × 9/2 × 1। अब ये x⁴, वो x⁴ तो x तो कटना ही है, तो ये √3² 3, ये √3, तो ये 3⁴। होप देयर इज नो मिस्टेक इन दिस कैलकुलेशन। तो अब ये कटा तो ये 5 आया, तो एक 3 बचा, तो 3³ बच गया। एक 3 इससे और कट गया, 9 और 3 27 की कटिंग, तो 5/3 आंसर आ गया, which I can say is A part an answer। तुम्हारा आंसर जो है A पार्ट है। तो ये relatively to the last एक easy क्वेश्चन है। तो there is another concept। तो ये मतलब इस क्वेश्चन में अब क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो ये मुझे एक मल्टीनोमियल दी है जिसकी ये सीरीज एक्सपेंशन है, जिसमें a1 a2 कुछ टर्म्स लगी हुई हैं। तो अब मुझे इसमें a2 a4 मतलब इवन पार्ट्स के कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो इसमें टेक्निक क्या होती है, तो इसी के अंदर अब कॉन्सेप्ट आ जाएगा भाई, एक बार 1 डाल दो। तो 1 डाला, क्या आया देखो, 1 + 1 2, 2 - 2 0। जब यहाँ 1 डालोगे ना तो 2 - 2 0 हो गए। तो ये अच्छी चीज़ हो गई कि थोड़ी कैलकुलेशंस यहाँ कंफर्टेबल हो गई, ईजी हो गई। अच्छा चलो, a3 a4 कुछ ये आ गया। तो एक बार मैंने -1 डाला, अब क्या होगा, 1 - 1 1 - 1 0 -2 × -1 10² लिख भी लेते हैं। तो अब -1 डालने से क्या होगा, इस साइड पे ऑल्टरनेटिव प्लस माइनसेस क्रिएट हो जाएंगे। क्यों? -1 - 1 10² 1, तो -a3 + a4 -a5 सो ऑन + a12। अब ये 1 और -1 कट गए,
टू द पावर 6 आ गया ये 0 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन A12, तो ये टू द पावर 6 1 1 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस सो ऑन। अब इनको ऐड करोगे तो ये टू द पावर 6, तो 1 प्लस 1 2, सही। तो ये 2 A2 ये कटते जाएंगे, 2 A4 टिल लास्ट ये 2 A12 वाले, ये A2 A4 वाले जो है ट्वाइस हो जाएंगे, A1 A3 A5 वाले कट जाएंगे। अब 2 आगे एक नीचे चला जाएगा, यहाँ से थ्रू नीचे चला जाएगा, तो ये टू द पावर 5 32 हो जाएगा। 1 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A12, तो ये उधर चला गया 31 आ गया, तो A2 प्लस A4 टिल A12 31 आ गया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए पार्ट। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम NTF पेपर 5। तो कहता इस नॉन लीनियर बायनोमियल की एक्सी पावर 7 का जो कोफिशिएंट है वो उस नॉन लीनियर बायनोमियल की एक्सी पावर -7 के कोफिशिएंट के इक्वल है। उसमें हमें A और B के बीच में रिलेशन कनेक्ट करना है, तो एक ईजी क्वेश्चन है, वी कैन टेक इट एज एन ईजी क्वेश्चन। तो अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है इट इज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस, तो हम सीधा सोल्यूशन लेते हैं। तो ये एक्सी पावर 7 है, तो ये तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये नॉन लीनियर बायनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे एक्सी पावर -7 है, तो तुम देख सकते हो क्लियरली कि ये भी एक नॉन लीनियर बायनोमियल है। तो ये पावर 11 है दोनों में। अब यहाँ पे n क्या है 11, p क्या है 2, q और q क्या है 1 और m क्या है, तो इसको R1 कह लेते हैं, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला को रिकॉल करने की लैंग्वेज है, तो छुप जाएगी, तो ये R1 वगैरह काम आएंगे, तो इसको R1 कह देंगे, उसको R2 कह देंगे। तो n p m ये 7 है ओवर p प्लस q 3, 22 माइनस 7 15/3 5, तो t 6 टर्म हो गई R1 की वजह से, तो ये 11c5 ax स्क्वायर द पावर 6 1, तो 11c5 a द पावर 6 b द पावर 5। अच्छा इधर चले, तो यहाँ n11 p1 q2, तो मतलब p और q इंटरचेंज हो गए, और m जो है -7, तो यहाँ R2 बोल देते n इंटू p माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ओवर p प्लस q, तो ये 6 टर्म हो गई। तो हम 7 मतलब r की वैल्यू 6 होगी, 7 टर्म निकालें, तो r की वैल्यू 6, 7 टर्म विल बी फाइंडिंग विच इज 11c6 ax द पावर 5 माइनस 1/bx द पावर 6, तो इवन पावर की वजह से माइनस साइन छुप जाएगा। 11c6 a द पावर 5 b द पावर 6, x द पावर तो चलो जो भी है वो तो हमें पता भी है और हमें चाहिए भी नहीं। पता कैसे है? 7 और -7 है, और हमें चाहिए क्यों नहीं? क्योंकि वी आर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, तो हम कोफिशिएंट्स इनके इक्वल ले जाते हैं। तो 11c5 a द पावर 6 b द पावर 5, 11c6 a द पावर 5 b द पावर 6। अब तुम क्या देखोगे कि ये और ये तो कट ही गए, क्योंकि NCR NCn-r, तो ये और ये इक्वल है। क्यों? NCR इज इक्वल टू NCn-r, तो अब a द पावर 6 और a द पावर 5 में कटिंग, तो इधर एक बचा, तो b द पावर 5 और b द पावर 6, तो इधर एक b बचा, तो a इंटू b 1 ले आए हम। तो विच पार्ट द आंसर? क्लियरली द आंसर इज ए पार्ट। तो ये नेक्स्ट सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आया हुआ है,
तो पेपर 6 में, तो सीधा सीधा फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो ये होल अंडर रूट एक्स दी पावर 1 बाय लॉग एक्स टू द बेस 10, और ये जो +1 है ये मैंने बड़े ध्यान से देखा है, +1 जो है लॉग के बाहर है, और प्लस एक्स दी पावर 1 बाय 12 होल पावर 6, और 200 जो है फोर्थ टर्म है, कोफिशिएंट नहीं, जैसे इतने क्वेश्चनों में हम कोफिशिएंट चला रहे थे, इसमें टर्म है, तो ये तुम्हें ध्यान देना है। तो इसका मतलब T4 टर्म हो गई 6C3 होल अंडर रूट एक्स दी पावर 1 बाय लॉग एक्स टू द बेस 10 प्लस 1 दी पावर 3 एक्स दी पावर 1 बाय 12 होल पावर 3। तो अब ये T4 की वैल्यू क्या दे रखी है 200, तो 200 6C3 क्या हो गया 6 5 4 3 2 1, ये क्या बन गया एक्स दी पावर 1 बाय लॉग एक्स टू द बेस 10 प्लस 1, तो ये 1 बाहर है याद रखना, पावर 3 बाय 2, ये एक्स दी पावर 1 बाय 4, तो ये 6 गया 20 आया 10 आया, तो ये एक्स दी पावर 3 बाय ब्रैकेट 2 लॉग एक्स टू द बेस 10 प्लस 1 बाय 4, बेसिस सेम पावर एडेड। तो अब लॉग ख़त्म करना है तो मुझे यहाँ दोनों साइडों पे लॉग लेना पड़ेगा, तो मैंने लॉग लिया बेस 10 पे, इसकी वजह थी ये बेस 10, और फिर मुझे याद होना चाहिए लॉग ए टू द बेस ए 1 होता है, तो मैंने दोनों साइडों पे लॉग लिया। तो अब फर्दर ऑनवर्ड तुम देखोगे कि लॉग के कॉन्सेप्ट्स लगने लग जाएंगे, जैसे ये सारा पार्ट आगे आने वाला है, क्यों लॉग m दी पावर n इज n लॉग m, पर पावर m की होनी चाहिए, लॉग a टू द बेस a 1, तो ये 1 हो गया, 3 बाय 2 लॉग x टू द बेस 10 प्लस 1, 2 सारे के साथ प्लस 1 बाय 4 होल ब्रैकेट लॉग एक्स टू द बेस 10, ये सारा 1 के इक्वल है। तो मैंने log x टू द बेस 10 को t ले लिया, तो ये 3 2t प्लस 2 प्लस 1 बाय 4 t, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए क्वाड्रेटिक इन t, तो मुझे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। तो 12 एलसीएम लेने के बाद या 12 40 प्लस 4, नीचे ये मुझसे लिया नहीं जाएगा, यहाँ से 2 पहले कॉमन लेता हूँ, तो 2 यहाँ से इधर 3 ओवर t प्लस 1 प्लस हाफ, 2 दोनों में से, अब आई कैन इजीली टेक कैल्शियम, तो 6 t प्लस 1 t फिर 4 t प्लस 1, हो कोई गलती ना हो, तो ये इधर चला गया 6, ये इधर चला गया t प्लस 1, तो ये t स्क्वायर प्लस 70 4t प्लस 4, तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, तो t1 और t माइनस 4 आ गया। माइनस 4 का कोई तुक नहीं है, लॉग नेगेटिव हो सकता है बट वो 1 से कम हो जाएगा x, तो लॉग किसे t लिया था x टू द बेस 10 1
तो ये लिखा गया log x टू द बेस 10, तो ये log 10 टू द बेस 10, तो x 10 आ गया। तो एक और सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आ गया बायनोमियल से पेपर 7 में। n का नेचर नेचुरल नंबर है, ये एक एक्सपेंशन दी है, ये नॉन लीनियर है। सम ऑफ ऑल द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, n मिसिंग है, a मिसिंग है, तो कहना सम ऑफ ऑल द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स लाइज बिटवीन 200 एंड 400। तो also the term independent of x is 448, then the value of a is। तो थोड़ा मल्टीपल मतलब चाहे एक ही चैप्टर के पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो जैसे ये 4th रूट है, तो पूरे लेक्चर में अलग अलग तरह के कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। किसी में वो कह रहा है बायनोमियल कोएफिशिएंट, किसी में वो कह रहा है कोएफिशिएंट, किसी में वो कह रहा है जैसे इसमें उसने बायनोमियल कोएफिशिएंट का है, पहले में कोएफिशिएंट का है, किसी में टर्म का है। तो इन सब चीज़ों का अलग अलग सेंस और मीनिंग है जिसकी समझ तुम्हें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो बात है, क्योंकि जब तक n नहीं आएगा a को ढूंढने की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। अब n लाने में कह रहा है वो कि सम ऑफ ऑल द बायनोमियल ऑल, तो बायनोमियल कोएफिशिएंट सिर्फ NC0 NC1 होते हैं और कुछ नहीं। ये कोएफिशिएंट नहीं है जिसमें a या कुछ और कैरी आउट होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर वेरिएबल्स के अलावा कुछ देखें तो a ही एक और चीज़ चल रही है, पर उसके बारे में बात नहीं होगी। ये कहता लाई कर रहा है 200 और 400 के बीच में। तो ये इट ही वाज स्मार्ट इनफ कि बच्चे को ऐसे दे देंगे जिसमें ये रिजल्ट उसका चेक हो जाएगा उसको आता है कि नहीं आता। तो ये 2 दी पावर n है। अब सोचना ये था कि 2 दी पावर n है तो इंटीजर ही, तो 200 और 400 के बीच में 2 की कौन सी पावर अक्कर करती है कि 2 दी पावर 8 256, क्यों 2 दी पावर 7 128 है। अगली 2 दी पावर जो है 9 है जो 512 है, तो यहीं से एंट हो गया कि n 8 है। तो इनडायरेक्टली छोटे से वे से उसने n छुपा के यहाँ से ढूंढवा दिया, पर ये तो ईजी निकला। अब n 8 आ गया तो बायनोमियल तो हमारी पूरी हो गई। तो इसे लीनियर फॉर्म में लिखा तो x की पावर -3/4, और ये होना चाहिए a ऊपर और नीचे, तो ये हो गया नीचे जाके x की पावर -5/4। ये 4th रूट्स है ना दोनों, तो वो नीचे जाके होगा। क्यों? मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपने रिजल्ट लगाना है तो फिर ये फॉर्म होनी चाहिए, ये फॉर्म होनी चाहिए जो नहीं थी, क्योंकि ये ऊपर पड़ा तो मैं इसको नीचे ले गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम रेडी हैं। n यहाँ पे 8 है, p यहाँ पे -3/4 है, q जो है -5/4 है। अब हमें चाहिए क्या? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अच्छा, उसकी वैल्यू में पता है 448, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला m0 है, तो r इज इक्वल टू n, p, n इज 8, n p ओवर p प्लस q, तो -3/5/4। तो दिस गिव्स यू व्हाट? 2, ऊपर आ गया -6, नीचे आ गया -2। क्यों? -3 -5 -8 -8/4 -2 माइनस प्लस कट गया 3 आ गया। अब हम इससे बोला हमारी टर्म 4th है, उसकी वैल्यू 448 है, जिसको हम रखेंगे अब 8c3 साउंड्स गुड, x दी पावर माइनस, ये तो बस फॉर्मेलिटी है 5, क्योंकि तो मुझे पता ही ये कट जाना है a बाय x दी पावर -5/4 दी पावर 3। तो ये 448 के इक्वल आ गया। मुझे फिर से कैलकुलेशंस करनी है, तो ये तो x चला ही जाएगा। 8c3 इज 876 321 a³। तो ये 6 से 6 कटा, 448 बाय 8 इंटू 7, तो ये a³ की वैल्यू बनेगी, यहां से ही आएगा। तो 6, 2 बचा,
28 4 8 8 2 आ गया, तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो आंसर इज न्यूमेरिकल वाले का 2।